ग्रेविटेशन क्या है? क्या है? सबसे पहले इसका सिंपल सा रूल है जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका सब लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्कर है, चेक करो। नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं। हमें माना दो बॉडीज हैं, क्या? m1 और m2। ठीक है, हमने दो बॉडी कंसीडर करी जिसका मास m1 और m2 है। एक बॉडी m ये है, एक बॉडी ये है, इसका मास क्या है? m1 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? r। कितनी है? कितनी है? तो अब इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, समझ आया? इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होगा। क्या होगा? अच्छा, हमने बोला अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसमें अट्रैक्शन फोर्स ही लगता है केवल, इसमें रिपल्शन फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो मतलब हमने दो बॉडीज ली हैं जिनका मास m1 और m2 है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। कितनी है? r। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो m1 और m2 के, अब हम लोग उसको बोलेंगे कैसे? हमने माना है ना, तो लेट अस कंसीडर टू बॉडीज m1 एंड m2। जी नहीं, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज हुज मासेस आर m1 एंड m2, जिनके मास दिए गए हैं m1 और m2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। हम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग लिखोगे अपनी लैंग्वेज में। क्या लिखोगे? लेट अस कंसीडर टू बॉडीज हुज मासेस आर m1 एंड m2 and the distance between them is r, and they experience a force, they experience a force which is called gravitational force. Is it clear to everyone? चलो, अब देखो, ये जो फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो, ये सामने सामने लिखा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हुआ। ये फोर्स हुई, ये m1 m2 हो गया। समझ आ गई बात? ये फोर्स हुई यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, तो वो सामने लिखा है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और ये क्या? प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है? इन दोनों बॉडीज के मासेस का, इन दोनों बॉडीज के मासेस का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the product of the masses of bodies. Is it clear? अच्छा, एक और स्टेटमेंट होती है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के बीच के डिस्टेंस के, दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा देखो, यहाँ आमने सामने लिखा था, यहाँ उल्टे में लिखा है। जब सामने लिखा होगा तो लिखोगे डायरेक्टली, क्या लिखोगे? और जब अलग लिखा है, मतलब अपॉन में लिखा है, तो क्या बोलोगे? इनवर्सली। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इनवर्सली। ठीक है, अब देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के है। किसके? अच्छा, डिस्टेंस किसके किसके बीच की है? दोनों बॉडीज के बीच की है। किसके किसके बीच की है? दोनों बॉडीज के बीच में है। तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन? यहाँ पे हम लोग पॉइंट क्या बोलेंगे? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। इज इट क्लियर? और फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज whose masses are m1 and m2. The distance between them is r. They experience an attraction force that is called gravitational force. This gravitational force is directly proportional to the product of masses of the bodies. ये जो gravitational force है, ये product of masses के directly proportional होती है। समझ आएगी बात? अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके? स्क्वायर के। लेकिन किसके स्क्वायर के? डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, बिटवीन द। इज इट क्लियर? समझ आएगी बात? अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें,
इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इक्वेशन कंबाइन करते कैसे लिखी जाएगी, एफ प्रोपोर्शनल, ऊपर आ जाएगा m1 m2 अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर, आ जाएगा आर स्क्वायर। इधर देखो सब लोग, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एफ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे देखो अपॉन में आर स्क्वायर था तो अपॉन में आर स्क्वायर है, यहाँ पे सामने m1 m2 था तो सामने m1 m2 है, दिया गया है, समझ आया था। अब आगे देखो, जब हम लोग इसमें से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जब लोग इसको रिमूव करेंगे तो पता है क्या होगा, इसमें कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ तो इक्वल का साइन आ गया, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा रहा, इसमें एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल जी, क्या बोलते हैं, और इस कैपिटल जी को हम लोग नाम देते हैं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या इतना तुम लोग को समझ में आया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। अच्छा एक बात बताओ, इस आर स्क्वायर को अगर हम लोग इधर भेज दें फोर्स के पास, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, जी m1 m2 बचेगा। अब इस m1 m2 को भी नीचे भेज दो, भेज दिया, भेज दिया ना, तो यहाँ बचा केवल जी। अच्छा हमको एक बात बताओ, अगर हमारे पास जो भी चीजें थी m1 m2 और r, हमारे पास ये तीन चीजें थी, इन्हीं तीन चीजों से हमने सारा सामान बनाया है, पूरा का पूरा फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर हम तीनों चीजों को वन कर दें, मतलब दोनों बॉडीज का जो मास है वो क्या कर दें, वन कर दें, इसकी वैल्यू वन कर दें, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी वन कर दें, क्या कर दें, मतलब अगर हमने दोनों मासेस की वैल्यू वन कर दी, यानी यूनिट कर दी, क्या कर दी, यूनिट, और उनकी जो डिस्टेंस थी बीच में दोनों के बीच में वो भी वन कर दी, तो ध्यान समझना, अगर सम वन कर दिया तो देखो यहाँ रखो जरा वन, एफ इंटू वन का स्क्वायर अपॉन वन इंटू वन, देखो जी इक्वल टू एफ आ जाएगा, तो जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है यहाँ पर, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एफ है फोर्स, क्या है, तो अब डेफिनेशन बनाते हैं, कैसे बनाओगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलोगे इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू या इज डिफाइंड एज, ठीक है, इज इक्वल टू या इज डिफाइंड एज, ये क्या था, फोर्स, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में लग रही है, इन बॉडीज के बीच में लग रही है, जब इनके मास क्या है, यूनिट है, क्या है, वन मतलब क्या, यूनिट है, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल acted the bodies acted between the bodies of unit masses, ऐसी बॉडीज इनकी मास वन है, यूनिट masses, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो यूनिट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is defined as the gravitational force acting between the bodies having unit masses and distance between them is also unit, only unit, is it clear, चलो इतना समझ में आ गया, आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपका हमने क्या कवर करा दिया, इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कवर करा दिया और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन क्लियर करा दी, समझ में आ गई बात।